हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं माय मास्टर प्लान टू स्कोर 200 आउट ऑफ 200 इन सीजीएल मेंस मैथ पेपर। अगर आप भी सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। हो सकता है आपको भी इस वीडियो देखने से कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिल जाए। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि मैं कैसे अपने स्कोर को 200 आउट ऑफ 200 बनाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपना लेवल चेक करूंगा। लेवल चेक करने के लिए क्या कर सकता हूं मैं? मॉक टेस्ट। आप भी सेम चीज फॉलो कर सकते हो। अगर आप सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप सबसे पहले 2-4 मॉक टेस्ट लगाओ और उसके हिसाब से आप अपना लेवल चेक कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले अपना लेवल चेक करूंगा कि मैं कहां पर हूं, मेरा लेवल क्या है। लेवल इन द सेंस मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूं, और इन मॉक टेस्ट के थ्रू एनालाइज करके मैं अपने एनालिसिस को 3 पार्ट्स में रखूंगा, डिवाइड करूंगा। सबसे पहले तो वीक चैप्टर्स, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें मैं कमजोर हूं। आप भी इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हो सकता है मेरे लिए कम हो, 1-2 हो सकता है आपके लिए ज्यादा हो। कैलकुलेटिव चैप्टर्स, कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनमें कैलकुलेशन की ज्यादा नीड होती है। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कमांड बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं बहुत आसानी से इन चैप्टर्स को हल कर सकता हूं। और इसके लिए बहुत ज्यादा आपको वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप रेगुलर मॉक टेस्ट भी लगाते रहोगे तो इस पे आसानी से आप वर्क कर सकते हो। लेकिन अगर बाकी 2 चैप्टर्स की बात करें, वीक चैप्टर्स, तो वीक चैप्टर्स को इंप्रूव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ेगा कि हम कैसे प्लान करें कि हमारा वीक चैप्टर इंप्रूव हो जाए। तो कोई भी चैप्टर वीक इसलिए होता है क्योंकि हमको हो सकता है उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट नहीं मालूम हो, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हो जो मिसिंग हो, जिसकी वजह से उस पर हमारी कमांड ना हो। तो सबसे पहले उन मिसिंग कॉन्सेप्ट को स्टडी करो और कोशिश करो उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करने का। अगर डेली बेसिस पे नहीं हो सकता है तो जितनी भी जल्दी से जल्दी हो सके उसे रिवाइज करो, ताकि वो धीरे धीरे आपकी परमानेंट मेमोरी में चली जाए। और एक बार चीजें आपकी परमानेंट मेमोरी में चली गई तो फिर वो फिक्स हो जाती हैं, फिर आप आसानी से उन चीजों को पकड़ बना सकते हो। इसके बाद में आप मॉक टेस्ट के थ्रू चेक करो कि जो भी आपके वीक चैप्टर्स हैं उसमें आप इंप्रूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये वीक चैप्टर्स के लिए हो गया। अगर कैलकुलेटिव चैप्टर्स की बात करें तो लाइक अगर अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक में आपका आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल। उसमें कई सारे सवाल एग्जाम में आते हैं जिसमें कैलकुलेशन की नीड पड़ती है। और डीआई हो गया, डीआई में भी बहुत सारा कैलकुलेशन आता है। मेंसुरेशन के भी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आपकी कैलकुलेशन रहती है। तो कैलकुलेटिव चैप्टर्स के लिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदा मिलेगा। ज्यादा प्रैक्टिस ज्यादा फायदा। फिर कई सारे शॉर्ट मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू उन कैलकुलेशन को हम छोटा कर सकते हैं। हो सकते हैं कई सारे स्टेप्स स्किप कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अगर हम कुछ डेटा मेमोराइज कर लें, याद कर लें, तो एग्जाम में जो कैलकुलेशन का पार्ट है अगर उसका कुछ डेटा हमें पहले से ही याद है तो बाकी का कैलकुलेशन करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। लाइक अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर की बात करूं तो उसमें 2%, 3%, 4%, 5%, 6% तक का डेटा, 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का टोटल रेट कितना आएगा, 2 साल का कितना आएगा, 3 साल का कितना आएगा, 4 साल का कितना आएगा। तो 2 से 6% तक के 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तक का आप रेट याद कर सकते हो, टोटल रेट कितना है। और एग्जाम में अगर इन पे डेटा पे कोई सवाल बनता है तो डायरेक्ट आप उसको यूज कर सकते हो, तो वो आपका छोटा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कैलकुलेटिव चैप्टर्स में, तो कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनका यूज करके आप इनको बहुत सिंपल कर सकते हो। लाइक अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है डिजिटल सम। इस डिजिटल सम के बारे में पढ़ के हो सकता है कि जो कैलकुलेशन का पार्ट है आप उसको आसान कर सकते हो। यूनिट डिजिट कई बार बहुत कैलकुलेटिव सवाल को आसान कर देता है। डिविजिबिलिटी का अगर आप यूज करो तो हो सकता है आसानी से सवाल हो जाए। रेशियो कॉन्सेप्ट यूज करके आसानी से आप कर सकते हो कि अगर ये रेशियो बनना है तो इस नंबर से डिविजिबल होगा और इसकी वजह से उत्तर हमारा ये होगा। इससे रिलेटेड और भी कई सारे तरीके के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, उनका भी आप यूज करके इनको आसानी से हल कर सकते हो। तो इन पे आप वर्क करो कि कैसे इन चीजों को हमें इंप्रूव करना है। और अगर मैं आगे बात करूं तो कुछ ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जो हम एग्जाम में जाके करते हैं सीधे सीधे। वो सिली मिस्टेक क्या होते हैं? जैसे मेरी जो सिली मिस्टेक्स हैं वो मैं मिस्टेक करता हूं कैलकुलेशन मिस्टेक्स की। कई बार मेरे से ऐसा होता है कि मैं जल्दी जल्दी करता हूं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। हो सकता है कि मेरा जो दिमाग है वो इस तरीके से वर्क करता है कि मैं 2 स्टेप आगे का कैलकुलेशन कर जाता हूं और उसको 2 स्टेप पहले लिख देता हूं। या हो सकता है मेरा कैलकुलेशन गलत हो जाता हो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बट मेरे से जो मिस्टेक होती है वो ये मिस्टेक होती है कि जब मैं कैलकुलेशन करता हूं
तो मेरे माइंड में 2 से 3 स्टेप का कैलकुलेशन एक साथ चल जाता है और कई बार मैं आगे के स्टेप का कैलकुलेशन पहले लिख देता हूं, तो उसकी वजह से गड़बड़ी हो जाती है। तो मुझे इस पे वर्क करना होता है। आप भी देख लो कि आपका जो कैलकुलेशन मिस्टेक है वो किस तरीके का मिस्टेक है, उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। सिली मिस्टेक्स, कई बार ऐसा होता है मैं जल्दबाजी में सवाल पढ़ता हूं तो सवाल ही गलत पढ़ जाता हूं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कई सारे चैप्टर्स में, जैसे लाइक रेशियो कई बार पूछा जाता है तो पहले और बाद का रेशियो पूछा जा रहा है, बाद और पहले का रेशियो पूछा जा रहा है, सवाल ना पढ़ने की वजह से उल्टा उत्तर दे देना, इस तरीके का। और कुछ और भी हैं लाइक ये हमारे में तो नहीं है बट आपके अंदर हो सकते हैं, लाइक फियर, लो कॉन्फिडेंस, हाई प्रेशर। कई बार जब आप एग्जाम देते हो तो आपको बहुत डर लगता है, पेरेंट्स का डर लगता है, दोस्तों का डर लगता है, 4 लोगों का डर लगता है, अपने आप से भी डर लगता है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी लो रहता है और आपका जो प्रेशर भी है वो दिमाग पे बहुत ज्यादा रहता है। इन सारी चीजों की वजह से एग्जाम में फाइनली आपका टाइम भी कम पड़ जाता है। ये जो सारे मिस्टेक्स हैं, इन मिस्टेक्स के चलते एग्जाम में आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। और ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आपका एक सवाल नहीं आया, एक सवाल में आप फंस गए, तो आपको फियर स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ने लगेगा और फाइनल एंड में देखोगे कि आपके पास में टाइम भी कम पड़ जाएगा। तो इन सारी की सारी चीजों को इंप्रूव करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, मॉक टेस्ट। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ही ज्यादा आपको इन सब चीजों में मिलेगा। मॉक टेस्ट ज्यादा लगाओगे, इन मिस्टेक्स को आप आराम से अवॉइड कर सकते हो। लाइक अगर किसी चीज की आपको रेगुलर प्रैक्टिस है, हैबिट है, और वही चीज आपको करने को कहा जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक अगर आपको तैरना आता है, तालाब में आप डेली जाते हो, डेली तैरते हो, और एक दिन बोला जाए थोड़ा सा बड़े तालाब में तैरो, तो आप कहोगे ठीक है हमको तैरना आता है, हम बड़े तालाब में तैर लेंगे, छोटे तालाब में तैर लेते, चलो बड़े तालाब में तैर लेते। लेकिन आपको तैरना आता नहीं, आपको तैरना खाली सिखाया गया, ओरली, मुंह से सिखाया गया। अगर ऐसा करोगे तो ऐसे तैर जाओगे, ऐसा करोगे तो ऐसे तैर जाओगे, ऐसे हाथ चलाओगे तो आसानी से तैर जाओगे। तो आपको क्या लगता है कि जब आपको नदी में छोड़ दिया जाएगा तो आप तैर लोगे? तुरंत डूब जाओगे। वही हाल एग्जाम में भी होता है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है, आपको आदत बनानी होती है। जो आपको एग्जाम देना है उसकी आप आदत बनाओ। किसके थ्रू? मॉक टेस्ट के थ्रू। और ज्यादातर बच्चे जो एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं, अगर आप उनसे पूछोगे तो वो यही बोलते हैं कि जो मेन चीज रहती है वो क्या रहती है? मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाओ, एनालाइज करो और उसके बाद में इंप्रूवमेंट करो। तो कुछ सजेशंस हैं मेरी तरफ से आपके लिए, जो भी बच्चे हैं जो सीजीएल मेंस की तैयारी करते हैं। टाइम टेबल बनाओ। मैथ है, इंग्लिश है, 2 सब्जेक्ट है, आप टाइम टेबल बनाओ, प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। मैथ को कितना समय देना है, इंग्लिश को कितना समय देना है, कितने घंटे आपको पढ़ना है, कितने घंटे आपको रिवाइज करना है, कितने देर आपको मॉक टेस्ट लगाना है। टाइम तो फिक्स रहता है मॉक टेस्ट का कि 2 घंटे का मॉक टेस्ट है तो 2 घंटे में आपको लगाना ही लगाना। उसके बाद में उसको एनालिसिस के लिए कितना समय देना है, ये सारी चीजों को आप फिक्स करो, ठीक है। और जो टाइम टेबल बनाओ उसको स्टिक करो, फोकस करो उस पर, फॉलो करो उसको। ऐसा नहीं कि बस टाइम टेबल बना दिया, दिखाना है मम्मी पापा देखो टाइम टेबल बना है, हम सुबह शाम पढ़ते हैं। दोस्त आया, सोचा अरे यार क्या बात है, मेरा दोस्त तो यार बहुत पढ़ता है, सुबह से लेकर शाम तक का टाइम टेबल बना हुआ पढ़ने का, और पता चले दोस्त मोबाइल में पबजी खेल रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, पबजी अनइंस्टॉल कर दो जब तक आपका मेंस का एग्जाम नहीं हो जाता। देखो ये 5 महीने 4 महीने अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, अभी तो फिलहाल 4 महीने तो नहीं है, बट फिर भी जितना भी समय है आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो बहुत फ्यूचर में आपके पास में हमेशा समय मिल जाएगा पबजी खेलने का। तो अभी आप 4 महीना दे दो एग्जाम के लिए, बाद में पबजी पे समय देते रहना, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम रील्स, इनसे तो बड़ा दूर रहो। 20-20 सेकंड 30-30 सेकंड के वीडियो होते हैं, लेकिन कब आपका 2 घंटा और 4 घंटा बीत जाता है आपको मालूम नहीं चलेगा। मेरे साथ भी होता है। तो इसको अवॉइड करने की कोशिश करो। मेरे को याद है जब मैं बीटेक की तैयारी कर रहा था तो उसके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के पहले मेरा मोबाइल मेरे भाई ने छीन लिया था और उससे मेरे को बहुत बेनिफिट मिला था। तो आप अगर आपका कोई बड़ा भाई नहीं है जो आपसे छीन सकता है तो आप अपने से मोबाइल को किनारे रख दो, ठीक है। मॉक टेस्ट दो, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो, उसको एनालाइज करो, अपने स्कोर को डे बाय डे इंप्रूव करने की कोशिश करो। डे बाय डे इन द सेंस कि अगर आज आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर रहे हो, अगर आज आपका स्कोर 140 बनना है तो फाइंड करो क्या मिस्टेक होती है, उन मिस्टेक्स का नोटबुक बनाओ। कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है, माइंड में रखो कि अगली बार कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। पढ़ने में मिस्टेक होती है, माइंड में रखो कि अगली बार सवाल को ध्यान से पढ़ना है, मिस्टेक नहीं करना है। लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि ये चीजें कनेक्टेड होती हैं। जब अगर सवाल को आप पूरा पढ़ोगे तो टाइम कम पड़ जाएगा, सवाल को कम पढ़ोगे तो गलती हो जाएगी। तो ऑप्टिमाइज करना होता है चीजों को, और ये ऑप्टिमाइजेशन कैसे मिलेगा? मॉक टेस्ट से मिलेगा, ठीक है। जो भी गलतियां करते हो उसके नोट्स बनाओ, और जो कॉन्सेप्ट
सवाल में नहीं आता, लाइक अगर आपने कोई सवाल मॉक टेस्ट में दिया और उस सवाल का कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम, तो उसको नोटबुक में लिखते चलो, ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, और उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहो। वर्क ऑन योर मिस्टेक पॉइंट्स, और धीरे धीरे सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इंप्रूव हो जाएंगी। जितनी भी चीजें मैंने यहां पे लिखी हैं, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आप बहुत ही आसानी से, अगर आपका लेवल नॉर्मल भी है, अगर आप इवन दो आज के मॉक टेस्ट में आप 140 150 भी स्कोर कर रहे हो, इवन दो कम भी कर रहे होगे, तो भी आप देखोगे कि मेंस तक आपका स्कोर आराम से 190 प्लस चला जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो पेपर रहेगा वो अच्छा जाएगा और आप इस प्लान को स्टिक करोगे और अपने स्कोर को इंप्रूव करोगे।